नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पूर्व जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये आ चुके हैं। और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, या तो वही क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर उसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्त वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर @रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके क्वेश्चनों के लिए जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके क्वेश्चन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है, और यहाँ पर आपको भी मौका दिया जाएगा जिससे आप भी ये अंदाज़ा लगा लो कि कौन सा जो आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। और क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वहाँ पर भी सोचना पड़ता है कि कौन सा आंसर सही होगा, और इसी प्रकार से जो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर बुद्धि जो सिद्धांत है इसके बारे में पूछा गया है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की एक यहाँ पर ये आलोचना जो है, ये आलोचना कही गई है। और आलोचना कौन सी है, तो ये ऑप्शन 1 वाली है। और आप आंसर कैसे देख सकते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए होते हैं उनमें कुछ ऐसा शब्द छुपा होता है जिससे आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आलोचना है और यहाँ पर केवल है, ये देख सकते हैं आप, केवल कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें देखकर आप आंसर अपना जा सकते हैं कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर माना गया है। और बहुबुद्धि सिद्धांत का जो विकास है ये गार्डनर जो है इनके द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत में गार्डनर ने स्पष्ट किया था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है, तथा बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से केवल बुद्धि में ही विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। ये नहीं वाले जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की के कथन है। भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं। भाषा विचार पर आधारित है, यह भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। तो इसकी संभावना ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसकी संभावना सबसे कम है, और ये है ऑप्शन 4 वाला कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। और B.F. स्किनर के द्वारा कहा गया है, तो इसकी जो संभावना यहाँ पर कम बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, सामाजिक भूमिकाओं के कारण है कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं, जेंडर, भूमिका अभिवृत्ति, भूमिका दबाव, भूमिका रूढ़िबद्धता या भूमिका नैदानिकी। तो संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं, और ये कौन सी हैं, तो ये ऑप्शन 3 वाली हैं, जेंडर, भूमि, रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सबसे अधिक उचित है। शिक्षिका को अपनी समज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की समज्ञानात्मक शैली की पहचान करना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है।
समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत विभिन्नता से बचा जा सके। तो इनमें से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है, और उचित कौन सा है, तो ये ऑप्शन 1 वाला है। शिक्षिका को अपनी समज्ञानात्मक शैली के साथ साथ, यहाँ पर देख सकते हैं समज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की समज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के जो आंसर सही होते हैं जिसमें दूसरों को भी साथ लेकर चला जाता है। तो दिए गए सभी उपायों में से शिक्षिका के द्वारा अपनी और शिक्षार्थियों की समज्ञानात्मक शैली को पहचान कर अधिगम करना सर्वाधिक उचित है, क्योंकि इससे जो शिक्षार्थी हैं किसी संवेदी सूचना को ग्रहण करके उस पर चिंतन कर किसी समस्या के समाधान को आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, इनमें से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थी को कहना, या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, तो सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन सा है, और इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन 4 रहेगा कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो इसके अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। लगातार परीक्षण अगर लेंगे तो इससे बच्चे जागरूक हो जाएंगे, और इसी कारण से यहाँ पर इसमें माना गया है कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेने के अतिरिक्त अन्य सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बार किए जाने वाले परीक्षण की बालक के अधिगम स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह इनमें से किसके समान है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए, सीखने के रूप में, या आकलन और सीखना। तो बावर्ची खाना पकाते समय अगर खाने को टेस्ट करता है, चखता है, तो वो इनमें से माना गया है सीखने के लिए आकलन के रूप में। तो सीखने के लिए आकलन कुछ ऐसे होते हैं जो निर्माणात्मक आकलन के रूप में देखे जाते हैं, और जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चेक करता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अंतःपरक अनुदेशन है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ, ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो अंतःपरक अनुदेशन, और ये कौन सा है, तो ये ऑप्शन 1 वाला है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से विविधतापूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो विशेष शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपना कार्य होते हैं। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। परंपरागत मनोविज्ञान का उपयोग, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना। तो इनमें से कौन सा होना चाहिए, और यहाँ पर है ऑप्शन 2 वाला। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी सांस्कृतिक और भाषिक रूप से किसी विशेष शिक्षा वर्ग में आता है नहीं, शिक्षक को चाहिए कि वैसे उसकी मातृभाषा का मूल्यांकन करे। तो सांस्कृतिक और भाषिक रूप से, तो इस कारण से शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से इनमें से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इनमें से कौन सा है जिसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, या शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है। तो कौन सा है, और ये 1 वाला है, क्योंकि ये अलग है और सभी के कारण कोई ना कोई जो रोग है वो हो सकती है। अगर कोई जैसे शराब वगैरह पीता हो, मदिरा सेवन करता हो, मंदबुद्धि हो, या फिर शैशव के समय कोई जब बुखार आया हो, कोई अन्य बीमारी हो, तो इन सभी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, एक समय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं।
क्या हम अधिगम योग्य प्रवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें समान रूप से अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्ति अपनाते हैं? तो एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त सभी प्रश्नों पर मनन करता है। और कौन सा है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन 3 जैसे माना गया है कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। तो ये जो समावेशी जो शिक्षा होती है, समावेशी का मतलब होता है जहाँ पर सभी को साथ लेकर चला जाता है। तो समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी शिक्षार्थियों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। इसलिए एक समावेशी विद्यालय विशेष बालकों की बेहतर देखभाल के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करने पर बल नहीं देता। तो ये जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। अभिसारी चिंतक हैं, अपसारी है, बहुमुखी बहिर्मुखी या बहु परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली जो ये सृजनात्मक जो शब्द है प्रतिभाशाली, ये ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जो जिनका IQ जब तेज होता है। तो ये किस प्रकार के हैं यहाँ पर, और इनका जो संबंध है ये अपसारी से माना गया है। अपसारी का मतलब होता है फैलाना, अपसारण करना, अभिसारी संकोचन और अपसारी फैलाना। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। और ऐसे शिक्षार्थी में सामान्यतः अपसारी चिंतन का गुण ये पाया जाता है, जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो किस वर्ग में आते हैं? उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता या उच्च बौद्धिकता में। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यह है ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित और विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। कक्ष में उपयोगी विस्मरण, विस्मरण होता है किसी चीज़ को भूल जाना। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यय स्मरण। सांसारिक रूप से सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष स्मरण, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। तो दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो फॉर वास्तविक जीवन में उपयोगी और उपयोगी होते हैं तब वे जल्दी सीख जाते हैं। तो जो व्यक्ति का जो जिंदगी जो है जीवन उससे अगर कोई संबंधित हो तो उस काम को जल्दी सीखते हैं। बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है और तब वे जल्दी भी सीखते हैं क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोगी गतिविधियाँ उनके पूर्व अनुभव से संबंधित होती हैं। इसलिए बच्चे उन्हें सीखने में अधिक तत्परता प्रदर्शित करते हैं। जो उनकी जो वास्तविक ज़िंदगी जो उससे जुड़े होंगे तो उस काम को जल्दी सीखेंगे जो हर रोज़ उनकी गतिविधि हो रही है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन के द्वारा शिक्षा के कार्य को सरल बनाने के लिए विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधियों की ढांचागत लागत को कम करना। तो शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। और ऐसा करने के पीछे जो विचार है तो ये ऑप्शन 1 वाला है। तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाएं शिक्षार्थियों में नकारात्मक संवेगों को जन्म दे सकती हैं, जिससे बचने के लिए CBSE सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करते हैं। सामूहिक प्रतिस्पर्धाओं के द्वारा अधिगम का सामान्यीकरण अधिक हो जाता है। कोई भी बच्चा अगर समूह में किसी काम को करता है वो जल्दी सीख जाता है, उसका मन भी ज़्यादा लगता है और आनंद भी आता है। तो ये सामूहिक जो है इसमें यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा
किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, अल्बर्ट बंडूरा या जीन पियाजे। तो बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो इनमें जो है एक प्रयोग किया गया था जिसमें एक व्यक्ति को सामान्य फिल्म दिखाई गई थी और एक को हिंसात्मक फिल्म दिखाई गई थी। तो ये जो इस प्रयोग किया गया था और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये अल्बर्ट बंडूरा जो है उनके द्वारा ये प्रयोग किया गया था। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और उन्होंने पाया था कि किशोर वास्तव में किशोर को यदि आक्रामक व्यवहार किया अक्सर पुनः बलित होने का प्रेक्षण करने का मौका मिलता है तो उसमें आक्रामक व्यवहार अधिक प्रबल पाया जाता है। तो यह फिल्म दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्द सीख लेते हैं। वही बात है जैसे अगर आप कोई क्रिकेट देखते हैं तो आपके अंदर जा क्रिकेट की ही ज़्यादा भावना आएगी, आपका मन करेगा कि मैं भी क्रिकेट बन जाऊँ। अगर आप जा कोई अन्य कोई फिल्म देखते हैं तो जैसा भी उसमें रोल दिखाया जाता है आपके अंदर वैसे ही जा कुछ भावना आ जाती है कि मैं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा मैं करूँगा। तो ये जो हिंसात्मक अगर किसी को दिखाई जाती है तो उसके अंदर भी हिंसात्मक प्रवृत्ति ही आएगी। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये शोध किया गया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? तो बच्चे जैसा देखते हैं फिर उसी का अनुकरण करते हैं। आपने अपने परिवार में भी देखा होगा, अगर कोई किसी के छोटे बच्चे हैं तो वो जो अपने बड़ों की नकल करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि घर पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो मैडम बच्चा बनकर खेलते हैं। तो जैसा उन्हें स्कूल में देखते हैं उसी प्रकार फिर वो घर आकर उनका अनुकरण करते हैं। तो ये इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? प्राथमिक अनुकरण, गौण, सामाजिक या सामान्यीकरण। और इसे जो यहाँ पर कहा गया है तो ये सामाजिक अधिगम इसे कहा गया है। तो फैशन शो एक सामाजिक गतिविधि है जिसे देखकर शिक्षार्थी का अनुकरण करने की कोशिश करना एक प्रकार का सामाजिक अधिगम है, जिस प्रकार बच्चे घर आकर मैडम बच्चा खेलते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलतियाँ करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो इस प्रकार के जो ये आंसर जो है ये कभी भी सही नहीं हो सकते, जैसे प्राचार्य से बात करना, डांटना, पीटना, कक्षा से बाहर खड़ा करना। तो इस प्रकार के जो आंसर कभी भी सही नहीं हो सकते। या फिर जैसे यहाँ पर ये कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ देना फिर बाद में वापस आना, तो इस प्रकार के आंसर जो है कभी भी सही नहीं हो सकते। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 1 को माना गया है कि अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। यदि शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत गलतियाँ करते हैं तो इसका जो मतलब है कि अधिगम कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, अर्थात प्रबंधन व्यवस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वह अनुदेशन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन करें। हो सकता है उनकी कुछ समझ में ना आ रहा हो या वे बहुत लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, तो इस कारण से भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत से कारण हैं जो इसके हो सकते हैं। तो समय सारणी या बैठने की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इनमें से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं? तो किसके अतिरिक्त कुछ तकनीकें हैं? प्रश्न पत्र की संरचना, पैटर्न से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना या विशेषताओं पर बल देना। तो इनमें से एक के अतिरिक्त, और वो कौन सा है? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तो परिणाम के बारे में ये इस प्रकार के आंसर जो सही होते हैं। तो इसी कारण से ऑप्शन 2 को माना गया है, परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ब्लूम की टैक्सोनॉमी के पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था उपलब्धि, लक्ष्य, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाएं, पठन कौशल या संज्ञानात्मक उद्देश्य है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 4 में रहेगा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अब 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आपको यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके विषय में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है
और सा अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स को प्राप्त करना है। तो अब सा के उद्देश्य किस प्रकार से हैं। तो तो किस लिए पढ़ रहा है कि वो उसके भविष्य में सहायक होगा। बा किस लिए पढ़ रहा है कि उसे कक्षा में पहला स्थान मिल जाए। और सा किस लिए पढ़ रहा है ताकि वो पास हो जाए। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये कौन सा क्रम है, और इस प्रकार का जो यहाँ पर क्रम है ये ऑप्शन 1 वाला है। पहले में भविष्य में सहायक होगा निपुणता से लिया गया है, दूसरे में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा निष्पादन से लिया गया है, और तीसरा पास होना है तो ये निष्पादन उपेक्षा से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध हुआ था इसमें मारे गए थे। और संभवतः उन्हें क्या याद था या थी। विभिन्न अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा या अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो क्योंकि उन्हें पता था कि वो युद्ध में जरूर मार जा सकते हैं, तो उन्हें जो यहाँ पर माना गया है तो ये थी आत्मसिद्धि की प्राप्ति। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना, आंशिक पुनःबलन, निरंतर पुनःबलन, दंड या मौखिक भर्त्सना। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना जो यहाँ पर माना गया है ये आंशिक पुनःबलन में माना गया है। जब पुनःबलन नियमित न होकर अनियमित रूप से प्रदान किया जाता है तो ऐसे पुनःबलन को आंशिक पुनःबलन कहा गया है। और इस प्रकार प्रदान किए जाने वाले पुनःबलन के बाद किसी प्रतिक्रिया का विलोपन अधिक कठिनता से होता है। तो ये ऑप्शन 1 जो यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षार्थियों की सफलता के परस्पर तुलना करना, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर या अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है और कौन सा है, ये ऑप्शन 1 वाला है, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान यहाँ पर सही है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक या संवेगात्मक विकास। और इनमें से एक मिलान सही है, और सही कौन सा है, ये है ऑप्शन 3 वाला, सामाजिक विकास का संबंध वातावरण से है। तो किसी बालक या व्यक्ति का सामाजिक विकास उसके वातावरण पर निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। समाज के वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। ये जो आपका आस पड़ोस, परिवार, विद्यालय, जहाँ बच्चा कोई उठता बैठता है, खेलता कूदता है, ये सभी के सभी आपके सामाजिक वातावरण जो इसमें आ जाते हैं। तो इनका प्रभाव एक बच्चे के ऊपर जरूर पड़ता है। जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा ही सीखेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो इनमें कौन सा है, और इनमें है ये ऑप्शन 4 वाला, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जोड़ा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है और कौन सा करेगा, तो ये करेगा ऑप्शन 2 कि पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना,
व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना या संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो समाजीकरण जो है इसमें कौन सा माना गया है, और इसमें माना गया है ये व्यक्तित्व विकास को। तो समाजीकरण क्या है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकरण करता है। इसमें सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व जो है ये विकास को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित कर रही हैं जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका के बच्चों को किस में कठिनाई है, समायोजन में, अहम केंद्रिता में, विकेंद्रीकरण में या पलटावी में। और उनका जो कठिनाई है ये विकेंद्रीकरण में है, क्योंकि बच्चे जो है लंबे गिलास में ज़्यादा जूस होगा इस अवधारणा के आधार पर अपना उत्तर दे रहे हैं, इसलिए उनको जूस और गिलास का विकेंद्रीकरण करने में कठिनाई आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे सभ्यता कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवधारणा में है, परंपरागत, पश्च, पूर्व या परंपरागत। अब यहाँ पर एक यह भी क्वेश्चन बन जाता है, कोलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, नैतिक विकास के सिद्धांत, और कितने कौन सी अवस्थाएँ हैं, तो ये अवस्था यहाँ पर दी गई है। तो इनमें से कौन सा है, और यहाँ पर जो माना गया है ये पश्च परंपरागत जो ऐसे माना गया है, और कौन सी है ये तीसरी अवस्था मानी गई है। तो पश्च परंपरागत जो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है, और यह भी सैद्धांतिक स्तर के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं के परिप्रेक्ष्य में समाज के दृष्टिकोण को पूर्वता ले सकता है, और इसलिए वे कानूनी कार्रवाई और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। तो पश्च परंपरागत यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है। तो वह है स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का समय सिद्धांत या थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो यहाँ से जो आपको 4 क्वेश्चन भी ये मिल जाते हैं। स्पीयरमैन का जी कारक है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है, बुद्धि का समय सिद्धांत और थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं। और इनमें कौन सा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला सही है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो किसी मानसिक कार्य को करने में व्यक्ति जिस ढंग से सूचना को संबोधित करता है उसे ध्यान में रखते हुए स्टर्नबर्ग ने 3 उप सिद्धांतों विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारिक के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उसे अध्ययन बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत कहा गया। तो दोस्तों थे हमारा के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।